हेलो डियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम एट करमशिला आईएएस। डियर फ्रेंड्स, आज हम 19 अप्रैल 2020 न्यूज़ का डिस्कशन करेंगे। तो आज के दिन द हिंदू में कौन कौन सी न्यूज़ है जो हमारे यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट न्यूज़ है एफडीआई नॉर्म्स, द हिंदू के पेज नंबर 110 एंड दैनिक जागरण के पेज नंबर 1, सभी जगह इसको कवर किया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इससे संबंधित जितनी भी बातें हैं उस सब का हम डिस्कशन करेंगे। सेकंड टॉपिक आज का प्लाज्मा थेरेपी, द हिंदू के पेज नंबर 12 से पूरे न्यूज़ लिए है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। टॉपिक्स इन शॉर्ट, WHO। अब देखते हैं कि न्यूज़ आज कहाँ कहाँ थी, कहाँ कहाँ से हमने। उसके बाद 3 क्वेश्चंस देखेंगे जो एफडीआई से हमेशा पूछे गए हैं। द हिंदू के पेज नंबर 1 पे गवर्नमेंट नोट मैंडेटरी फॉर एफडीआई फॉर नेबरिंग कंट्रीज। तो इससे संबंधित हम देखेंगे कि एफडीआई में कुछ चेंजेस किए हैं पड़ोसी देशों के लिए इंडिया ने, इंडियन गवर्नमेंट ने, तो वो देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर एफडीआई रूल्स में हैव अनइंटेंडेड इफेक्ट्स। तो यहाँ पर पेज नंबर 10 पर एफडीआई, तो ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड, यहाँ पर 2 वर्ड है, इनको भी हम देखेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमेशा संडे का पार्ट रहता है। तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन डज नॉट रिड्यूस वायरल लोड, रैंडमाइज्ड ट्रायल शोज। तो ये कह रहा है सिर्फ कि जनरली वायरस का जो लोड है, मीन्स वायरस की जो संख्या है उसको कम नहीं करता है हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन, जो एंटी मलेरियल ड्रग है। तो ये सर केवल एक ट्रायल में शो हुआ है। तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन हमको याद रखना है। उसके बाद कोई सा भी और दूसरा जो न्यूज़ है यहाँ पर काम का नहीं है। तो अननेसेसरी अपना टाइम खपाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूरा साइंटिफिक ज़्यादा है। यहाँ पर 12 नंबर के पेज पर यूएस फ्रीज ऑन WHO से संबंधित थोड़ी सी बातें देखेंगे हम कि क्या क्या है। और WHO को जो फंडिंग करती है यूएसए, उसको रोक दिया है। इसीलिए इज द लॉकडाउन हेल्पिंग इंडिया, कोई काम का नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे प्लाज्मा थेरेपी विल, यहाँ पर प्लाज्मा हेल्प कोविड-19 पेशेंट, सो प्लाज्मा थेरेपी देखेंगे पेज नंबर 12। ये सभी न्यूज़ हमारे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इनको आज हम डिस्कशन करेंगे। एफडीआई नॉर्म्स, एफडीआई होता क्या है सबसे पहले ये देखेंगे। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। अगर कोई सिंगल फॉरेन इन्वेस्टर हो या कोई कंपनी हो सकती है, पर्टिकुलर कोई इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, जैसे अमेजन एक कंपनी है, इसको एक फॉरेन इन्वेस्टर मानेंगे सिंगल। अगर वो किसी इंडियन कंपनी में, सिंगल कंपनी ऑफ होस्ट कंट्री, होस्ट कंट्री का मतलब जहां पर उसको निवेश करना है। तो अगर एग्जांपल लेते हैं हम इंडिया का, तो बाहर की कोई एक कंपनी या कोई एक व्यक्ति अगर इंडिया की किसी एक कंपनी में 10% या उससे ज़्यादा इक्विटी, मीन्स उसमें उसका शेयर अगर खरीद लेता है कि आने वाले टाइम में 10% हिस्सेदारी अगर कोई कंपनी खरीद लेती है बाहर की, तो उसे बोलते हैं एफडीआई। तो एफडीआई के लिए स्पेशल क्या होना चाहिए, 10% या मोर इक्विटी या हिस्सेदारी। एफडीआई का अगर नेचर देखें तो ये स्थायी होता है, मीन्स जल्दी से, जैसे किसी ने अगर एफडीआई किया है, इंडिया में निवेश किया है, तो वो जल्दी से उसको निकाल कर नहीं लेके जाएगा। दीर्घकालीन दृष्टि को ध्यान में रखकर किया जाता है और निवेशक को नियंत्रणकारी शक्ति दी जाती है। मीन्स जिस कंपनी में निवेशक निवेश कर रहा है उस कंपनी में उसको जब भी कोई डिसीजन लिया जाएगा तो उसको भी उसमें पार्टिसिपेट करवाने दिया जाएगा। एफडीआई के प्रकार क्या है, अब केवल इतना सा याद रखना है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट होता क्या है, पहले ये याद रखना, जब भी गवर्नमेंट खर्चा करती है तो 2 तरह का खर्चा होती है, एक कंजप्शन के लिए, एक इन्वेस्टमेंट के लिए। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि कोई भी पैसा जब उत्पादन खर्च के लिए किया जाता है तो उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। अगर मैं हूं, अगर मैंने एक गाड़ी खरीदी है 4 व्हीलर, अगर मैंने उसको किराया देने के लिए, जैसे ओला के लिए खरीदी है, ओला या उबर के लिए, तो वो है निवेश। जबकि मैंने परिवार के लिए उस गाड़ी को खरीदा है तो वो है कंजप्शन, मीन्स उपभोग के लिए। तो यहाँ पर डिफरेंस करना जरूरी है कि कोई वस्तु की किस पर्पज के लिए खरीद रहे हैं, इसीलिए वो हो जाती है कि वो निवेश किया जा रहा है, या कंजप्शन मीन्स उपभोग किया जा रहा है। तो निवेश हमेशा उसको कहते हैं जो कोई उत्पादन के लिए हम वस्तु काम करें। एफडीआई 2 प्रकार की होती है, ग्रीन फील्ड एफडीआई एंड ब्राउन फील्ड एफडीआई। ग्रीन फील्ड एफडीआई जब नई कंपनी की स्थापना हो रही है उस समय कोई निवेश करता है तो ये बहुत अच्छा है। ब्राउन फील्ड में पहले से कोई स्थापित कंपनी है उसमें निवेश कर दिया जाता है, तो यहाँ केवल स्वामित्व में परिवर्तन होता है। मीन्स पहले की किसी और की कंपनी थी, अब किसी और कंपनी ने उसको हिस्सेदारी खरीद ली, जैसे वॉलमार्ट के द्वारा फ्लिपकार्ट को अधिग्रहित कर लिया गया, तो ये क्या ब्राउन फील्ड था। ग्रीन फील्ड में कोई नई कंपनी, जैसे अब एप्पल है, एप्पल अपना यहाँ शोरूम खोलता है,
कोई कंपनी खोलती है तो एप्पल खुद की कंपनी खोलती है, नहीं तो कईयों को रोजगार भी मिलता है, पूंजी निर्माण भी होता है, मीन्स पैसा भी आता है, साथ में जीडीपी भी बढ़ती है। तो अच्छी कौन सी है? ग्रीन फील्ड। एफडीआई के अनुमति मार्ग, मीन्स एफडीआई इंडिया में जब आता है तो उसके लिए क्या क्या अनुमति चाहिए? तो पहले दो मार्ग हुआ करते थे, एक दिल्ली मार्ग, एक मुंबई मार्ग। दिल्ली मार्ग में फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड जो प्रतिबंधित था, इसमें कई तरह के प्रतिबंध थे, कई तरह के रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते थे गवर्नमेंट के, इसीलिए इसको बंद कर दिया गया। दूसरा है मुंबई मार्ग, यह ऑटोमेटिक या उदारीकृत मार्ग है। इसमें क्या होता है? आरबीआई के द्वारा डिसीजंस लिए जाते हैं और यहाँ पर ज़्यादा जो गवर्नमेंट का जो डॉक्यूमेंटेशन है, मीन्स जो कागजी कार्रवाई है बहुत कम होती है, इसलिए मुंबई मार्ग को उदारीकृत या लिबरल मार्ग बोला जाता है। तो अभी कौन सा चल रहा है? हमारे ऑटोमेटिक रूट। लेकिन अगर मान लीजिए किसी भी कंपनी को 5,000 करोड़ या उससे ज़्यादा का एफडीआई करना रहे तो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से अप्रूवल लेना जरूरी है, मीन्स गवर्नमेंट से अप्रूवल करना जरूरी है। और अभी जस्ट यही हो गया है कि अब ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई नहीं होगा थोड़े दिन के लिए, जब तक कोविड-19 का इफेक्ट है। अब गवर्नमेंट के द्वारा सभी एफडीआई प्रस्ताव को, पहले केवल 5,000 करोड़ से ज्यादा का था, अब सभी जो एफडीआई प्रस्ताव आएंगे तो उनका एक बार अप्रूवल कहां से होगा? गवर्नमेंट से, मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट से। कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, ये इसकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। ऐसा निर्णय क्यों लिया गया? क्योंकि बहुत सारी चाइनीज कंपनी थी जो अभी हमारे कोविड-19 के कारण जो कंपनियां काफ़ी दिवालिया हो गई है या जिनका लॉस हो रहा है, उन कंपनियों की हिस्सेदारी चाइनीज कंपनियां खरीदने की फिराक में है, उसी को रोकने के लिए ऐसा किया गया है। तो सरकार का निर्णय क्या है कि भारत की सीमा से जितने भी जुड़े हुए देश है, चाहे चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, अब अगर इन देशों से एफडीआई होगा तो मंजूरी जरूरी है केंद्र सरकार की, चाहे उस देश की कंपनी इन्वेस्टमेंट करे या नागरिक। गैर भारतीय मीन्स जो नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस है वो सभी सेक्टर में निवेश कर सकते हैं पहले की तरह, लेकिन जो प्रतिबंधित सेक्टर है जैसे एटॉमिक एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, उन क्षेत्रों में ऐसा नहीं कर सकते। ये जो लागू होगा वो कहाँ होगा? 10% या उससे ज़्यादा हिस्सेदारी पर ही लागू होगा। जब भी हमने जस्ट देखा था एफडीआई का मतलब ही क्या होता है, जब कोई कंपनी हिस्सेदारी कितना खरीदे, 10% या उससे ज़्यादा। प्लाज्मा थेरेपी, द हिंदू के पेज नंबर 12 पे। प्लाज्मा थेरेपी होती क्या है? एक कोरोना वायरस से ग्रसित व्यक्ति ए है, वो इलाज, अगर उसका इलाज हुआ है और स्वस्थ हो गया है तो स्वस्थ हो गया ए। अब इसके ब्लड में वायरस के कारण एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है। एंटीबॉडी क्या होती है? प्रतिरक्षा। जब भी कोई वायरस या कोई भी जीवाणु हमारे शरीर में एंटर करता है तो उससे लड़ने के लिए हमारे शरीर में कुछ सेल्स का निर्माण होता है, कुछ प्रोटीन्स का निर्माण होता है, उसे ही बोलते हैं एंटीबॉडी। जब वो इलाज के दौरान हम सही हो जाते हैं तो एंटीबॉडी हमारे शरीर में हमेशा रहती है, और जब दोबारा उसी रोगाणु का कभी फिर से हमारे इम्पैक्ट होता है या हमारा संक्रमण होता है, इन्फेक्शन होता है, तो वो हमको हमेशा बचा के रखती है। और जितना भी वैक्सीनेशन होता है वो इसी थ्योरी पर काम करता है। अब अगर हम देखें कि इलाज, तो कोरोना वायरस से ग्रसित कोई व्यक्ति बी है, उसको प्लाज्मा थेरेपी कैसे देंगे? जो एक ए व्यक्ति स्वस्थ हो गया है उसके ब्लड में क्या है? एंटीबॉडी। उस ए व्यक्ति के ब्लड की एंटीबॉडी इस बी व्यक्ति जो ग्रसित है रेड कलर में, उसको जब दे देते हैं तो वह स्वस्थ बी व्यक्ति में चेंज हो जाता है। इसे ही क्या कहते हैं? प्लाज्मा थेरेपी। अब ये प्लाज्मा होता क्या है? ब्लड में हमारे 2 पार्ट्स रहते हैं। एक होता है प्लाज्मा जो 55% पार्ट रहता है ब्लड का, और होती है ब्लड सेल्स जिसमें आरबीसी CO2 और O2 का परिवहन करती है। WBC वो प्रतिरक्षा का काम करती है, और प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमाने की काम करती है जो 45% होती है पूरी ब्लड सेल्स। अब क्या होता है? किसी बीमारी से संक्रमित व्यक्ति के सही होने पर इसे दूसरे संक्रमित व्यक्ति में उपयोग किया जा सकता है। किसको? प्लाज्मा को। और कोविड-19 में इसी का उपयोग करने की कोशिश की जा रही है, मेडिकल अप्रूवल भी मिल गया है, जैसे केरला में इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है प्लाज्मा थेरेपी। टॉपिक्स इन सोर्स WHO, द हिंदू के पेज नंबर 12 पे। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। यूएन की एजेंसी है, जेनेवा में इसका मुख्यालय। यूएसए के द्वारा फंडिंग रोकने के कारण न्यूज में आया है। इसका मेन मकसद क्या है? विश्व में स्वास्थ्य को लेकर सहयोग करना, कोई एडवाइजरी जारी करना, कोई डिजीज पेंडेमिक है उसके बारे में जारी करना, इमरजेंसी हेल्थ इमरजेंसी वर्ल्ड लेवल पे जारी करना, ये सभी काम ये करता है। साथ ही में जो भी कोई देश है गरीब है वहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर अच्छे काम करना
ये कौन करता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एक्सप्लेनेशन के लिए माय डियर फ्रेंड्स आप कर्मशिला आईएएस एंड व्हाट्सएप पर आपको अगर किसी भी तरीके की थोड़ी भी प्रॉब्लम हो रही है पीडीएफ लेने में तो आप बेझिझक व्हाट्सएप करिए, आपको आसानी से पीडीएफ मिल जाएगी। भारत में आने वाला, अब देखो एफडीआई क्यों इंपॉर्टेंट है। भारत से आने वाला प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई बड़ी मात्रा से मॉरिशस से आता है, न कि यूके एंड फ्रांस जैसी बड़ी परिपक्व अर्थव्यवस्थाओं से। इसका कारण क्या है? यूपीएससी में पूछा हुआ है 2011 में। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मीन्स एफडीआई लेने में भारत कुछ देशों को अधिमान देता है, ऐसा नहीं है। भारत का मॉरिशस के साथ दोहरा करारोपण परिहार है। मॉरिशस के अधिकांश नागरिक भारत के साथ अंतर्जातीय तादम्य रखते हैं। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के भावी खतरों को देखते हुए मॉरिशस बहुत बड़े स्तर पर भारत में निवेश कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। भारत का मॉरिशस के साथ दोहरा करारोपण है, मीन्स डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, इसको बोलते हैं DTAA, दोहरा करारोपण परिहार। इसमें क्या होता है कि जो भी कोई मॉरिशस में अगर कंपनी एक बार लग गई है तो वहां पर अगर टैक्स दे रही है तो उसको दोबारा इंडिया में टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इसीलिए कंपनियां प्रेफर करती है कि अपना काम करती है मॉरिशस में, वहां से इन्वेस्टमेंट कर देती है इंडिया में। तो यहां से याद रखना कि मॉरिशस से हमारे क्यों निवेश ज़्यादा आता है। मीन्स एफडीआई हमेशा पसंदीदा मीन्स अच्छा टॉपिक रहा है यूपीएससी के लिए। एफडीआई और एफआईआई मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, यस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये पूछा है। तो हमने जस्ट देखा था एफआईआई बेहतर प्रबंधन कुशलता जबकि प्रौद्योगिकी लाने में सहायक है, जबकि एफडीआई केवल पूंजी लाती है। तो ऐसा तो नहीं है, एफडीआई भी कुशलता भी लेके आती है, रोजगार भी लेके आती है, उसके बाद प्रौद्योगिकी भी लेके आती है। तो ये तो गलत हो जाएगा फर्स्ट स्टेटमेंट। एफआईआई व्यापक स्तर पर पूंजी उपलब्ध बढ़ाने में सहायक है, जबकि एफडीआई का लक्ष्य केवल विशिष्ट क्षेत्रों तक सीमित है। उसके बाद एफडीआई केवल द्वितीयक बाजार में चलित होता है, जबकि एफआईआई का लक्ष्य प्राथमिक बाजार, दोनों का ही द्वितीयक बाजार में काम होता है, ऐसा नहीं है। एफडीआई की तुलना में एफआईआई अधिक स्थायी, एफडीआई ज़्यादा स्थायी रहता है एफआईआई की तुलना में। तो यहाँ सीधा सा क्या हो जाएगा, जब हम एलिमिनेशन मेथड करेंगे केवल एक एक वर्ड एफडीआई अस्थायी स्थायी, तो हमने जस्ट देखा था स्थायी, दोनों द्वितीयक मार्केट में काम करते हैं, तो सी एंड डी वैसे गलत हो जाएगा, ए वैसे गलत हो जाएगा, क्योंकि बोल रहा है कि एफडीआई केवल पूंजी लेके आता है। हमने देखा था पूंजी रोजगार सब इससे आता है, जीडीपी भी बढ़ता है। तो अगर हमको नहीं भी आता है तो एलिमिनेशन के मेथड के द्वारा हम क्या कर देंगे, बी यहाँ पर ऑप्शन सही रहेगा। अगेन ये 2017 का क्वेश्चन, कहने का यहाँ पर अर्थ ये है, मीन्स ये है कि एफडीआई हमेशा कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में दिखेगा, इसलिए एफडीआई इंपॉर्टेंट है। 2017 में पूछ लिया कि 1991 के जो एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे उसमें क्या क्या इफेक्ट पड़ा, तो एक ऑप्शन था एफडीआई का इनफ्लो बढ़ गया। तो जब भी क्वेश्चन में ऐसा दिखेगा तो 3 जब ऑप्शन सही है तो बी सी एंड डी में से अब ऑप्शन सही करना रहेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन आए या नहीं आए, वैसे हमने इसको पहले कर चुका है कि कृषि का अंश बढ़ गया है, तो ये तो गलत है। 1 तो स्टेटमेंट वैसे ही गलत हो, तो ए एंड डी जब निकल गया तो बचा बी एंड सी। विश्व व्यापार में भारत का निर्यात बढ़ा, बिल्कुल सही है, एफडीआई तो बढ़ा ही है। और विदेशी विनिमय भंडार जो भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो भी बढ़ा है। तो 2, 3 एंड 4 यहाँ सही हो जाएगा। तो एफडीआई हमेशा यूपीएससी के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, तो इसीलिए एफडीआई से संबंधित जितने भी डाटा है उसको हमको याद रखना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज न्यूज़ डिस्कशन।